आज मेगा मॉर्निंग में रस्क जिस तरह से आज का दिन शुक्रवार का है और फ्राइडे होता है हमारा फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तो आज की थीम हमारी फ्राइडे फाइनेंस है, जिसमें हम आज हमारे एक्सपर्ट सुरेश कोठारी जी से ये चर्चा भी करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय लोगों में हमेशा से ही बचत करने की आदत रही है, लेकिन उस बचत को कैसे सही और सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करें, आज इस पर हमको बातचीत करनी है। फ्राइडे फाइनेंस में हमारे साथ हमारे खास गेस्ट जो हैं वो हैं सीए सुरेश कोठारी जी। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम ब्रेक में चर्चा कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की सही उम्र क्या होनी चाहिए, कब से इन्वेस्टमेंट की हम आदत डालें, कैसे इस आदत को बिल्ड करें और किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए? जब भी आपके पास पैसे आने शुरू हो जाए जी, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो फिर तो मतलब अर्ली एज से ही कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट मनी बहुत से बच्चों को मिलती है। जब कोई घर आता है तो हमें पैसे देते हैं, हम उसे भी बचा सकते हैं। और नॉर्मली ये आदत होती भी है, जो हमारी फैमिलीज होती है उसमें जब भी पैसे आने शुरू होते हैं तो एक तो आजकल ये हैबिट होगी कि हम जो भी पैसे आते हैं खर्च कर दें। हाँ। और लेकिन एक 80-20 का कंसेप्ट होना चाहिए। 80-20 का कंसेप्ट यानी ये कि आप जितने भी पैसे आपके पास आए, अगर आप नहीं कमा रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी पैसे आपके पास आए 80% आप खर्च कर दीजिए, लेकिन 20% आप ज़रूर बचाइए। ये हैबिट आप डेवलप कीजिए। ओके रश, मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी और मुझे पैसे मिलते थे तो मैं डेफिनेटली उसे बचा के रखती थी, और फिर एक बड़ा अमाउंट जब हो जाता था तो फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदती थी उससे। इवन रचना, मैं तो अभी भी पिगी बैंक का यूज़ करती हूँ। मतलब जितने भी कॉइन्स हैं ना, हाँ, उनको मैं पिगी बैंक में डाल देती हूँ, और फिर मुझे लगता है कि अगर ये कोई बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो उसको मतलब बड़ी करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करके किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि रचना, इन्वेस्टमेंट को ही लेके हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो सर मैं ये समझना चाहूँगी आपसे कि सबसे बेटर वे कौन सा इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट का जो ऐसा कोई बेटर वे नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो भी है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। कि जैसे आप कोई भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फ्यूचर में आपको इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है कि अभी आपको निकट भविष्य में पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि मतलब लंबे है, तो उसमें आपको पैसे बाद में मिलेंगे लेकिन ज़्यादा मिलेंगे। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। जैसे आपको निकट भविष्य में पैसे की ज़रूरत है तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि साल 2 साल में हमें शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अचानक से कई बार ज़रूरत होती है, तो फिर ऐसे में उस इन्वेस्टमेंट को हमें तोड़ना भी पड़ता है। तो क्या कुछ सर्टेन अमाउंट हमें अलग से भी रखना चाहिए? देखिए, कैश अगर आपके पास है तो अर्न करना चाहिए, आइडियल तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, घर में कैश होना चाहिए, और हर किसी की एक थोड़ी सी सिक्योरिटी लिमिट भी होती है। क्या होता है कि कैश आपके पास होते तो आप थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। तो हर किसी की एक सिक्योरिटी लिमिट अलग अलग होती है। कोई 10,000 रुपये अपने जेब में रख के अपने आप को सिक्योर फील करता है, तो कोई 10 करोड़ भी रख के सिक्योर फील नहीं करता है। तो वो आप अपने आप को जज कीजिए कि आपकी सिक्योरिटी लिमिट क्या है। लेकिन सर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी समझना चाहेंगे कि कितना कैश फ्लो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोगों को इनकम टैक्स का भी डर रहता है। तो कितना कैश फ्लो हमें रखना चाहिए फिर? देखिए, ऐसी कहीं कानून में कहीं नहीं लिखा है, या कहीं इनकम टैक्स के हिसाब से भी नहीं है कि आप घर में कितना कैश रख सकते हो। जो भी कैश रखें उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। आप 10,000 भी रख सकते हो, 10 लाख भी घर में रख सकते हो, लेकिन अगर कभी सपोज़ कोई किसी ने पूछा तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये आप बता सको कि ये पैसा आपके पास आया कहाँ से। तो कैश घर में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, कैश घर में उतना ही रखिए जितना आपको लगे कि कभी भी इमरजेंसी हो तो मैं इस पैसे को यूज़ कर लूँ। बाकी पैसे को तो आप वहाँ लगाइए जहाँ से पैसा अर्न हो सके। ओके, तो जैसे ही आप अर्न करना शुरू करें वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा लगातार चलती रहेगी। तो हमारे साथ कोठारी जी जो सीए हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे जान लेते हैं रचना कि कैसे इन्वेस्टमेंट को हम प्लान करें और कैसे मतलब छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट को हम मतलब बड़े प्रॉफिट के रूप में लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर कि क्योंकि लंबे वक्त से हम चाह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट चाहिए, तो एफडी में इन्वेस्ट करें या मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या फिर हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें? तो थोड़ा सा मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि शायद मेरे जैसे कई लोग हों वो भी हो सकते हैं कंफ्यूज हो। नहीं, जो अलग अलग जो ऑप्शन जो आपने अभी बताए हैं कि इक्विटी फंड में, एफडी में या रियल एस्टेट में, ये सारी की सारी आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको कैसे चाहिए। क्योंकि देखिए, इक्विटी फंड और जो रियल एस्टेट है, इक्विटी फंड में थोड़ा सा रिस्क होता है कि आपने पैसा डाला वो बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट के जैसा मार्केट चलता है उस हिसाब से ही वो आपका इक्विटी फंड आपको रिटर्न देता है। लेकिन जहाँ तक आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो है एफडी। एफडी में क्या है कि
ये हमेशा गारंटी होती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं पर भी डूबेगा नहीं। आपको अपना पैसे का जो रिटर्न है, जो भी एफडी में इंटरेस्ट है 7%, 8%, 9% जो भी होता है वो आपको मिलेगा। उसमें ठीक है, अगर आप टैक्सेबिलिटी में आते हैं तो टैक्स भी कटेगा, लेकिन वो पूरी तरह से सिक्योर है। तो अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो एफडी में जाइए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और थोड़ी सिक्योर भी चाहते हो तो फिर रियल इस्टेट बेस्ट है। क्योंकि रियल इस्टेट ऐसा है कि पैसा आपका डूबेगा नहीं, लेकिन उसमें ज़रूरत ये है कि जिस प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट करें उसके बारे में पहले से पता करें आप, उसके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखें, और डॉक्यूमेंट्स देखने के साथ साथ ये मतलब आप इंश्योर करें कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो वो प्रॉपर्टी सेफ़ एंड सिक्योर है। क्योंकि आज आप सुनते हो कि बहुत सारी अवैध प्लाटिंग करती है, अवैध कॉलोनियाँ बन गई। अभी भी कई कॉलोनियाँ रायपुर में भी आज अगर देखा जाए तो बहुत सी कॉलोनियाँ अवैध है, जिसमें बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, और उनके रेट्स भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं है। तो आप अगर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप पहले तो ये देखिए कि किस जगह आप ले रहे हैं, फ्यूचर उसका कैसा है, जिस जगह में आप ले रहे हैं। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे पास उसमें भी कई सारे विकल्प हैं। बहुत सारे। हम ज़मीन खरीद सकते हैं, उसके बाद हम फ्लैट खरीद सकते हैं, हम इंडिविजुअल मकान भी खरीद सकते हैं। इनमें से बेहतर चुनाव क्या होगा और किस आधार पर ये चुनाव हम करें? नहीं, अगर आपको रहने के लिए आप सोचते हो कि फ्यूचर में मेरे को कोई प्रॉपर्टी रहना है, किसी प्रॉपर्टी में रहना है, तब तो आप फ्लैट या बंगलो लीजिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से के लिए लेते हो तो निश्चित तौर पे आप केवल प्लॉट लीजिए, बिकॉज प्लॉट के रेट ज़्यादा बढ़ते हैं, और जो प्रॉपर्टी है जैसे कि आपने बंगलो लिया, फ्लैट लिया, उसके रेट्स इतने नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि जो रायपुर या हमारा छत्तीसगढ़ जो बोला जाए ना, अभी भी बहुत सी जगह जो ओपन लैंड है, अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आपने जो फ्लैट लिया, अगर आप रहते नहीं, रेंट पे देते हो, तो रेंट हमारे इतना ज़्यादा है नहीं। अगर आप रेंट की इनकम चाहते हो तब तो बेटर है कि आप बंगलो या फ्लैट लीजिए, बिकॉज रेंटल इनकम उसमें बहुत अच्छी आ सकती है आपको। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट केवल प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहते हो तो प्लॉट सबसे बेटर है। लेकिन प्लॉट भी आप ऐसी जगह में लीजिए, एक तो रेरा अप्रूव्ड लीजिए, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने रेरा अप्रूव्ड प्लॉट नहीं लिया तो फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको फिर इधर उधर सब चक्कर मारने पड़ेंगे, सब अधिकारियों से मिलने पड़ेंगे, अपने प्लॉट को क्लियर कराना पड़ेगा। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, और हो भी रही है लोगों को कि उन्होंने इधर उधर प्लॉट्स ले लिए और वो अभी भी प्लॉट्स उनके हाथ में नहीं है, कागज़ में उनके नाम पे हैं, लेकिन जब वो प्लॉट में अपने पोजीशन करने जाते तो पता लगा किसी ने कुछ कर लिया वहाँ पे, या आपने पोजीशन भी ले लिया लेकिन पता लगा कि उसमें पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, इन्हीं दिक्कतों को और किस तरह से आसान करना है ये भी समझेंगे, और ये भी इन्वेस्टमेंट का एक और ये भी मैं आपसे जानूंगी ब्रेक के बाद रचना कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ये कितना बेनिफिशियल रहेगा। हम फाइनेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमारे आज के फाइनेंस एक्सपर्ट सीए सुरेश कोठारे जी से। सुरेश जी, हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें, और हम प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल आपसे जान रहे थे। तो आपने ये कहा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने पर भी आपको इंडिविजुअल अपने आधार पर आपको तय करना चाहिए कि आप कहाँ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी में खासतौर पर जब ज़मीन आप खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो कुछ वर्ग का मानना है कि बड़े प्लॉट्स खरीदने चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि 600 स्क्वायर फीट अगर आप बेचने वाले हैं तो वो खरीदना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप क्या मानते हैं? देखिए, छोटे प्लॉट तो कभी भी अच्छे से बिकेंगे, क्योंकि छोटे प्लॉट की कॉस्ट कम होगी तो वो बिक जाएंगे। लेकिन छोटा प्लॉट आपको वहीं लेना चाहिए अगर आप शहर के बीच में ले रहे हैं, तब आपको छोटा प्लॉट परचेज करना चाहिए। क्योंकि शहर के बीच में बड़े प्लॉट्स आप ले भी नहीं पाओगे, और बड़े प्लॉट अवेलेबल भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप आउटस्कर्ट जा रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, तब तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बड़े प्लॉट्स लीजिए। बिकॉज वहाँ पे क्या है कि अगर बड़े प्लॉट्स लेंगे तो अभी तो कम रेट में मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे शहर वहाँ पे बढ़ेगा, शहर उस तरफ आएगा, तब उसके रेट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी आप प्लॉट जब परचेज़ करें तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि जो प्लॉट आप परचेज़ कर रहे हो वो शहर से कितना दूर है, और शहर वहाँ पे कब तक बढ़ सकता है, ये अनुमान आप ज़रूर लगाइए। या अगर आप अनुमान नहीं लगा पाते तो जो इसके एक्सपर्ट है उनसे आप पूछिए कि ये जो प्लॉट है यहाँ पर शहर की जो फैसिलिटीज़ है कब तक आ सकती है। ठीक है, जैसे रचना ने अभी बताया, पूछा आपसे, आप उस बात का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट भी दो तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अब मीनवाइल मुझे सडन विद इन 6 मंथ पैसों की ज़रूरत आ गई, तो उसमें कितना रिस्क है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब कोविड आया उसके बाद से जो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की, तो उसमें रिसेशन आ गया, वो बूम नहीं आ रहा है जिसको कभी सोचा जाता था, जिसको हमने देखा है, फील किया है। तो मीनवाइल तब हमें क्या करना चाहिए, और फिर उस हिसाब से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो कैसे प्लान करें हम? देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि वो अगर बिकने को हो तो तुरंत बिक जाए,
और नहीं बिकने को तो कभी बहुत लंबे समय तक नहीं बिकती है। तो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कभी भी आप ये सोच के मत करिए कि मुझे शॉर्ट टर्म में बेचना है। अगर शॉर्ट टर्म में बिक जाती तब तो आपकी किस्मत है कि आपकी जैसी ज़रूरत थी वैसे वो बिक गई, बट ज़रूरी नहीं कि वो बिक जाए। तो अगर शॉर्ट टर्म में आपको बेचना है प्रॉपर्टी, तो जो शहर की प्रॉपर्टी है, जो बीच में सिटी के आसपास या सिटी में जो प्रॉपर्टी है, उसके बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो जल्दी बिक जाए। और जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ है उसके बिकने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप फ्लैट या बंगलो इस तरह की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि वो तुरंत बिक जाएगी। और अगर नहीं भी बिकेगी तब आपको रेंट आ सकता है, जबकि प्लॉट में ये फैसिलिटी नहीं कि आपको रेंट मिले। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में लेना है तो आप फ्लैट या बंगलो ही लीजिए। मुझे तो बहुत देर से इंतजार है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी आज सर की एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि रचना तो हमेशा ही इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत एक्टिव रहती हैं और हमेशा चर्चा भी करती हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी कर रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी करती हैं, ऑफ द कैमरा भी करती हैं। सुरेश जी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को लेके अब तो डे बाय डे, क्योंकि हम में भी मैच्योरिटी आती जा रही है, रचना से मैं भी सीख रही हूँ, तो ये जानना चाहूँगी मैं भी जानना चाहती हूँ, रचना भी, दर्शक भी, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लान करते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है? हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करें या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करें? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो अगर दोनों में कंपेयर करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा आप देखेंगे कि प्रॉपर लोकेशन पे होती है, पम्प लोकेशन पे होती है और प्राइम लोकेशन पे होती है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट बहुत अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। तो आपकी एक रेंटल इनकम बहुत अच्छी होती है, और रेंटल इनकम कई प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी क्लिक कर जाती है कि रेंटल इनकम से आप अपनी पूरी जो लिविंग है वो बहुत आसान कर सकते हो, आप अपने रहन सहन के खर्चे पूरे उठा सकते हो। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उनके लिए बेटर है जो कि फ्यूचर में कभी उस घर में रहना चाहते हैं या उस घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो अगर फ्यूचर के अपने घर के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप केवल अर्निंग आपका अगर सोर्स है, अर्निंग अगर आपका केवल मोटो है, तो फिर तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, आज कोई 100-150 स्क्वायर फीट की दुकान भी मतलब काफ़ी होती है, उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो लेकिन सर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसके रेट्स काफ़ी हाई होते हैं कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यस। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने लिया तो 1000-1500 स्क्वायर फीट की होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको 100-150 स्क्वायर फीट की होती है। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो रेट लगभग वही हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको उस रेट में 100-150 स्क्वायर फीट मिलेगी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको 1000-1500 स्क्वायर फीट मिल सकता है। तो रेट लगभग बराबर हो जाते हैं। वैल्यू ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी की ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा प्राइम लोकेशन पे रहेगी, तो प्राइम लोकेशन पे रहने के कारण उसके रेट्स है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होंगे। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कभी भी बेटर है। केवल अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के अगर नज़रिए से देख रहे हैं तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ठीक है रस, अब आप जो इन्वेस्ट करने वाली हैं वो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिएगा। तो मुझे लगता है कि आज दर्शकों को हमने फ्राइडे फाइनेंस में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं, मतलब हमने नहीं, सुरेश सर के थ्रू आप तक पहुंचाई गई, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर आज हमारे शो में आने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जो लोग भी चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लेकिन खास तौर पर किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वो दर्शकों को जाते जाते ज़रूर बताइए। कभी भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो, और प्रॉपर्टी के पेपर आप बहुत अच्छे से चेक करिए, क्योंकि आज की तारीख में ये भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी तो ले ली पर पता लगा उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आप उठा नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं कभी कभी कोई डिस्प्यूट उसमें निकल आता है। तो सबसे पहले अगर आप जब भी प्रॉपर्टी लेते तो थोड़ा सा खर्च करके उसकी एक सर्च रिपोर्ट होती है, जो भी एडवोकेट्स होते हैं वो सर्च रिपोर्ट बनाते हैं। वो सर्च रिपोर्ट में पिछली प्रॉपर्टीज़ किसके किसके पास रही है, उस पर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, वो सारा कुछ निकाल के बता देता है। और लीगल एस्पेक्ट में प्रॉपर्टी की क्या आज स्टेटस है, वो क्लियर प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो भी सारा कुछ वो एडवोकेट की सर्च रिपोर्ट में आ जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी लेने से पहले सर्च रिपोर्ट कोई बहुत महंगी नहीं होती, 2-3 हज़ार रुपये में सर्च रिपोर्ट बन जाती है। तो सर्च रिपोर्ट आप ज़रूर निकलवाइए। और दूसरा, जिसके थ्रू भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं वो थोड़ा सा उसका भी आप स्टेटस, उसका भी बैकग्राउंड चेक करिए कि वो पर्सन जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कैसा है। प्लस जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बिल्डर का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेक करिए कि बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है। और आज की तारीख में सारी प्रॉपर्टी लगभग रेरा अप्रूव्ड होती है, और अगर कोई नई प्रॉपर्टी है, रेरा अभी कुछ साल पहले आया है,
तो अगर कोई नई प्रॉपर्टी है तो अगर आप देखिए कि वो अगर रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा आप भरोसा ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसमें जब रेरा नहीं आया था, तब आप जो मैंने चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें देखिए। और हमेशा मतलब ये ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हो वो क्लियर हो, कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कोई उस पर केस नहीं चल रहा है। और अभी तो एक सुगम ऐप भी आ गया है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, उस वेबसाइट पर विज़िट भी कर सकते हैं। और आज की तारीख में एक और अच्छी चीज़ ये हो गई है कि आप कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो और अभी वो थोड़ी दिन पहले ही अगर रजिस्ट्री हुई है तो उस प्रॉपर्टी की जो क्लियर ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सारी कुछ ऐप में दिख जाती है। तो वो एक बहुत बेहतर चीज़ है, तो उसकी भी आप बेनिफिट लीजिए। एक सुगम ऐप करके आया है, तो सुगम ऐप में आप अगर उसका उपयोग करते हो तो उस प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो मतलब रचना कुल मिला के ये है कि छोटी छोटी सी बातों का हमें ख्याल रखना होगा, तभी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और मैंने तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज एक गार्ड बांध ली है कि जैसे ही आपकी अर्निंग शुरू हो वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना और करना शुरू कर देना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सुरेश कि आज आप आए, इतना टाइम आपने दिया और इसके साथ ही फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बारीकी हमें बताई।